This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने के लिए एक और नया स्टेटमेंट दिया है। साथ ही स्कूल रीओपनिंग को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, क्या आप टोटल नंबर है ये आपको बताएंगे। वेस्टर्न बोलिविया में क्या हालात है कोरोना वायरस केसेस की वजह से, ये सभी खबरें देखेंगे डिटेल से। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और चीन के बीच और बढ़ा टेंशन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चीन को वार्निंग, फ्यूचर में दूसरे चाइनीज कॉन्सुलेट भी किए जा सकते हैं बंद। चाइना ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने हमेशा लॉ को फॉलो किया। ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एलिगेशंस गलत। यूएस गवर्नमेंट ने फाइजर और जर्मन बायोटेक बायोएनटेक के साथ $2 बिलियन की डील। वैक्सीन से 50 मिलियन लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। पोर्टलैंड में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट 57 दिन भी जारी। जस्टिस सेंटर के बाहर फेडरल पुलिस और डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच एक बार फिर से क्लैश। यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल रीओपनिंग पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया स्टेटमेंट। उन्होंने कहा बेटा या ग्रैंडचिल्ड्रन स्कूल जाते हैं तो उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं। वेस्टर्न बोलिविया के दूसरे सबसे बड़े शहर एल ऑल्टो में कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब। सेमेट्री में दफनाने के लिए जगह पड़ रही है कम। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने के ऑर्डर के बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का ऑर्डर दिया है, इस तरह के और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। ह्यूस्टन में चीन के एम्बेसी को बंद करने के ऑर्डर के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ऐसे और भी फैसले लिए जा सकते हैं। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स में और भी चाइनीज कॉन्सुलेट बंद किए जा सकते हैं। दरअसल अमेरिका ने वेडनेसडे को ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने का ऑर्डर जारी किया। उनका कहना है कि अमेरिकियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए ये एक बड़ा कदम है। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फैसला चीन को नागवार गुजरा और उसने भी धमकी भरे अंदाज में कहा कि इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। और वहीं चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वॉग विनमैन ने जवाबी कार्रवाई करने की वार्निंग भी दे डाली है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जहां तक एडिशनल चाइनीज एम्बेसीज बंद करने का सवाल है, ऐसा कभी भी किया जा सकता है। As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने के ऑर्डर के बाद चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। चाइना का कहना है कि जिस कॉन्सुलेट को बंद करने की बात की जा रही है वहां पर लॉ को हमेशा ही फॉलो किया गया है और जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और दूसरे ऑफिशियल्स की तरफ से लगाए गए एक्यूजेशन को डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल ने यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है और ना ही यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और कमर्शियल जासूसी में कोई रोल प्ले किया है। वॉन्ग ने यह भी कहा कि चाइनीज एम्बेसी और काउंसुलेट ने हमेशा ही दोनों कंट्रीज के बीच फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को हमेशा ही प्रमोट किया है। दोनों कंट्रीज में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने पर चाइना ने सबसे पहले कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में ओपन किया था। स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने यह भी कहा कि ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट को बंद करने का ऑर्डर सरासर गलत है। इस हरकत से दोनों कंट्रीज के बीच दोस्ती को नुकसान पहुंचेगा। और वहीं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो दरअसल डेनमार्क पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने खास तौर पर अपनी बातें चाइना को ध्यान में रखकर की। उन्होंने कहा कि जो चाइना के कॉन्सुलेट हैं वो गलत चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद किया गया है। कोपेनहेगन में दानिश काउंटर पर जेब कोविड के साथ मुलाकात में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मेनली चाइना से रिलेटेड बात डिस्कस की। जॉइंट न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉम्पियो ने कहा कि चाइना हर जगह फ्रीडम के लिए एक बड़ा खतरा है। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर कोई स्पेसिफिक डिटेल दिए माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चाइना पर यूएस और यूरोपियन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का इल्जाम लगाया। और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी देखिए। Look, we also had a good discussion about the challenges posed to us by authoritarian regimes. I talked about the Chinese Communist Party's threat to freedom everywhere, to the people of Denmark included.
We trust that Denmark will protect itself from this challenge. I am heartened to see that Denmark and the Danish people join the American people in supporting the Hong Kong people in the face of Beijing's repression. Your point in your question was that there's been this long challenge of the Chinese Communist Party stealing intellectual property. We actually talked about this. It's not just American intellectual property but stolen. It's been European intellectual property too, costing hundreds of thousands of jobs. Good jobs for hardworking people all across Europe and America, stolen by the Chinese Communist Party. You saw yesterday an indictment that the Department of Justice put out related to a set of activities that were taking place not only in the United States but across other countries as well. And your point that this has been going on for a long time makes our point. President Trump has said enough. We're not going to allow this to continue to happen. You've seen the remarks that National Security Advisor O'Brien gave, that FBI Director Wray gave, and that Attorney General Barr has given. We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security, and also protect our economy and jobs. That's the actions that you're seeing taken by President Trump. We'll continue to engage in this. और अब बात यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की, जो कि टोटल 4.1 मिलियन से भी ज्यादा है और डेथ टोल भी लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के 50 में से 39 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना वायरस केसेस तेजी से फैल रहे हैं। खासतौर पर फ्लोरिडा, लुइसियाना और टेक्सास पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के 39 स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस तेजी से देखने को मिल रहे हैं और वहीं फ्लोरिडा, लुइसियाना, मिसिसिपी और टेक्सास में रोज 10,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस केसेस 4.1 मिलियन से भी ज्यादा हैं। वहीं न्यूयॉर्क कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। न्यूयॉर्क में 436,000 से ज्यादा केसेस हैं, 32,000 से ज्यादा डेथ टोल। कैलिफोर्निया में 422,000 से ज्यादा केसेस हैं, 8,000 से ज्यादा डेथ टोल। वहीं फ्लोरिडा 3rd नंबर पर है, 389,000 से ज्यादा केसेस हैं, 5,000 से ज्यादा डेथ टोल। एक्टिव केसेस 10,000 से भी ज्यादा हैं। टेक्सास 4th नंबर पर है, 367,000 से ज्यादा यहां पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। डेथ टोल 5,000 के करीब पहुंच रहा है। वहीं न्यू जर्सी 183,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 15,000 से भी ज्यादा हैं। और वहीं ईद उल अजहा इस बार 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस की वजह से इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की तरफ से मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। रिपोर्ट देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की। जी बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी यूनाइटेड स्टेट्स में ईद उल अजहा 31 जुलाई को सेलिब्रेट करेगी, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी ईद प्रेयर जो है वो कोविड-19 की वजह से ह्यूस्टन में कैंसिल कर दी गई है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन मोर देन 21 कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और ISGS के अंडर ऑल ओवर द ह्यूस्टन बहुत सी मॉस्क और इस्लामिक सेंटर हैं जहां ISGS ईद प्रेयर की अरेंजमेंट करती थी और सबसे बड़ी ईद प्रेयर गैदरिंग जो है NRG सेंटर में होती थी, जिसमें मेयर टर्नर और दूसरे ऑफिशियल्स भी मुस्लिम कम्युनिटी को ज्वाइन करते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से ISGS के अंडर ह्यूस्टन में कोई भी ईद प्रेयर गैदरिंग जो है वो नहीं होगी। मेरी ISGS के प्रेसिडेंट सुहेल सैयद से बात हुई, देखिए उनका क्या कहना था। ईद के हवाले से कुछ इस तरह का प्लान हो सकता है? नहीं जी, ईद के हवाले से ऐसा कोई प्लान नहीं होगा, इसलिए कि ईद में 10 लोगों जमा होकर ईद की नमाज नहीं होती है। हो तो सकती है, लेकिन यह है कि फ़िक़्ह पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकती है, लेकिन यह है कि ये नहीं करेंगे इसलिए कि ईद में मजमा ज़्यादा होता है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मज़ीद इंक्रीज़ इन द कोविड इन्फेक्शन की कम्युनिटी के अंदर। तो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की तरफ से कम्युनिटी को यही कहा जा रहा है कि अदर देन ईद प्रेयर भी मॉस्क में गैदरिंग से अवॉइड करें। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और अब बात कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही दिन में 12,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,500 से ज्यादा डेथ टोल देखने को मिला है। वहीं गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से केसेस सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया ने कोरोना वायरस केसेस के मामले में सभी स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है। कैलिफोर्निया अब यूएस का वर्स्ट हिट स्टेट बन चुका है। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम के मुताबिक कैलिफोर्निया में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में 12,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेथ टोल 115 रिपोर्ट हुए हैं। कैलिफोर्निया में यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा है। वहीं गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि कैलिफोर्निया का साइज 21 स्टेट के साइज के बराबर है, इसलिए ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स रीओपन होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया,
जिसकी वजह से कोरोना वायरस केसेस में सर्ज देखा गया। We're a state, again, size of 21 states combined, so it's not surprising now in some respects as we've begun to reopen key sectors of our economy. People continue to mix and people continue to come in contact, close contact with others that may have contracted this disease, that our numbers would start to go up. In total now, the highest in the nation, not highest per capita, not highest in that respect, but nonetheless a sober reminder of why we are taking things as seriously as we are, a sober reminder of why we put in that mask mandate. Yesterday we had 12,807 individuals that were tested positive for COVID-19. 12,807 represents the highest reported number in our state. We also yesterday reported 115 deaths here in the state of California. So you're certainly seeing that trend line continue to increase. More tests, obviously more positives, but nonetheless, positivity rate continues to go up modestly. Our 14-day positivity rate has remained steady at 7.4%. 7.4% positivity rate over a 14-day period here in the state of California. But the 7-day rate is approaching where we were last Monday. You recall. और अब बात यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल रीओपनिंग पर। जी हां, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्कूल रीओपनिंग पर स्टेटमेंट देते रहे हैं। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया स्टेटमेंट दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बीच स्कूल रीओपनिंग पर बहस लगातार देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्कूल हर हाल में ओपन देखना चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उनका बेटा या ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं तो उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस के सर्ज को कंट्रोल करने के लिए यंग लोगों के लिए आइडिया दिया है कि वो पैक्ड बार से दूर रहें। Do you plan to do a national strategy to help schools reopen and reopen safely? And regarding the children in your family, your son, your grandchildren, are you comfortable? Do you plan to have them back in person in school? Yeah, well, I am comfortable with that. And we do have a national strategy, but as you know, ultimately it's up to the governors of the states. I think most governors, many governors want the schools to open. I would like to see the schools open, especially when you see statistics like this. We have great statistics on young people and on safety. So we would like to see schools open. We want to see the economy open. Yeah, I would like to see the schools open 100%, and we'll do it safely, we'll do it carefully. But when you look at the statistics I just read having to do with children and safety, they're very impressive. They have very strong immune systems. They don't transmit very easily, and a lot of people are saying they don't transmit, and we're looking at that. We're studying, John, very hard, that particular subject, that they don't bring it home with them. Now, they don't catch it easily, they don't bring it home easily, and if they do catch it, they get better fast. We're looking at that fact. That is a factor, and we're looking at that very strongly. We'll be reporting about that over the next week. और अब न्यूज़ कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई है। जी हां, गुड न्यूज़ है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट ने फाइजर और बायोएनटेक के साथ एक डील साइन की है। कहा जा रहा है ये डील अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। जी हां, $2 बिलियन दिए जाएंगे दोनों कंपनीज को। अमेरिका ने 100 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए दो कंपनीज से $2 बिलियन का करार किया है। ये दो कंपनीज अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक है। ये अभी तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर और दो दूसरी कंपनियों के साथ 90 करोड़ वैक्सीन खरीदने का करार किया था। इस डील के मुताबिक वैक्सीन से 50 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से फाइजर और बायोएनटेक को पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। वैक्सीन मेजर क्लिनिकल ट्रायल में सेफ और इफेक्टिव प्रूव नहीं हो जाती तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी। फाइजर की चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ने बताया कि उनकी वैक्सीन एक प्रॉमिसिंग और एनकरेजिंग प्रोफाइल रखती है और इसमें वो सब कुछ मौजूद है जिसकी पैंडेमिक फेज में जरूरत है। And we are investing, up to $1 billion of the vaccine, and I think it has so far a really promising, encouraging profile with all the things you want to see in a vaccine for a pandemic phase. This particular deal with United States for 100 million vaccine doses to be delivered, and with options for another 500 million. For the 100 million doses, they were priced at $19.50.
which for a two-dose vaccine will be around a little bit less than $40, less than what you would pay for many of the flu vaccines. And the great thing is that the deal is that the vaccine will be free for American participants, American potential patients. We expect the trial to start, we said, late July, could be next week, pending regulatory approval. And we're already, of course, starting to the process of allocating vaccine vials to the variety of different clinical sites in US and elsewhere that will be involved. We're looking at the map and getting good advice also from CDC. Where do we have the greatest incidence of COVID-19 disease? How can we align our trial sites with that effort? And as we speak, we're continuing to develop our plans to be able, hopefully, to start as soon as next week. कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की कंट्रीज में हालात खराब हैं। वेस्टर्न बोलिविया के दूसरे सबसे बड़े शहर एल एंटो में हालात इतने खराब हैं कोरोना वायरस की वजह से कि वहां पर सेमेट्री में जगह कम पड़ने लगी है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाल बेहाल है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां कोरोना वायरस ना पहुंचा हो। कोरोना वायरस से साउथ अमेरिका देशों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। वेस्टर्न बोलिविया के दूसरे सबसे बड़े शहर एल एंटो में कोरोना वायरस की वजह से तेजी से मौत हो रही है, जिसकी वजह से सेमेट्री में अब जगह कम पड़ने लगी है। सेमेट्री में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। एल एंटो की मर्सिडेरियो सेमेट्री में हालात खराब नजर आ रहे हैं। रिलेटिव डेड बॉडीज को दफनाने के लिए परेशान है, लेकिन जगह नजर नहीं आ रही। रिलेटिव्स का कहना है कि ठीक से इलाज ना होने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। वहीं सेमेट्री मैनेजर का कहना है कि पहले 5 या 10 डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अब यही नंबर 30 से 40 हो गया है। देखा जाए तो बोलिविया में 62,000 से ज्यादा अभी तक कोरोना वायरस केसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं डेथ टोल 3,000 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन पेरू, चिली और ब्राजील के मुकाबले बोलिविया में कोरोना वायरस केसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सेमेट्री में जगह कम पड़ रही है। और अब बात पोर्टलैंड की करते हैं, जहां पर लगातार पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश देखने को मिल रहा है। 57 डेज हो चुके हैं, लेकिन लगातार यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पोर्टलैंड में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में पोर्टलैंड में लगभग हर रात प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन देखा जा रहा है। वहीं प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। जस्टिस सेंटर में मौजूद फेडरल एजेंट बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं प्रोटेस्टर्स भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं आज जस्टिस सेंटर के बाहर फेडरल पुलिस और डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच एक बार फिर से क्लैश देखने को मिला। लगातार यहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। वहीं लोकल ऑफिशियल्स का मानना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन बैटल से पहले ये सब पॉलिटिकल गेन करने का एक तरीका है। पोर्टलैंड में लगातार वायलेंट प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। वहीं प्रोटेस्ट के बीच पोर्टलैंड मेयर भी फंस गए। जी हां, उनको टीयर गैस का सामना करना पड़ा। आज सुबह प्रोटेस्टर्स से मुलाकात के दौरान पोर्टलैंड मेयर टेड व्हीलर को भी टीयर गैस का सामना करना पड़ा। जस्टिस सेंटर के बाहर टीयर गैस की वजह से व्हीलर को कफ करते हुए देखा गया। इससे पहले वेडनेसडे इवनिंग व्हीलर ने प्रोटेस्टर्स को एक लिसनिंग सेशन के दौरान ज्वाइन किया था। वहीं आपको बता दें कि बातचीत के दौरान कई प्रोटेस्टर्स ने मेयर से रेजिग्नेशन की मांग की है। F. Ted Wheeler. I think he needs to start doing something, showing up here saying that he's coming to protest and then has a big, what looked to be a press conference around him is disgusting. As police commissioner, he should have done more things to protect the people of Portland that elected him to get in that seat, to have such a position of power. It's come down to protecting a building, and it's ridiculous. और अब न्यूज एंटरटेनमेंट की दुनिया की। हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप दरअसल लंदन के रॉयल कोर्ट पहुंचे थे सुनवाई के लिए, लेकिन इसी दौरान फैंस ने उन्हें ग्रीट भी किया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन के खिलाफ लाइबल केस के 13वें दिन हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस पहुंचे। जॉनी डेप अब तक अपने खिलाफ लगाए गए सारे एलिगेशंस डिनाई कर चुके हैं। स्टार एक्टर के कोर्ट पहुंचने पर फैंस ने उन्हें ग्रीट भी किया। कैमरास की तरफ वेव करते हुए जॉनी डेप एक छोटे क्राउड के साथ बिल्डिंग में एंटर हो गए।
द सन ने 2018 में पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल में जॉनी डेप को वाइफ बीटर लिखा था, जिसके बाद एक्टर ने पेपर के खिलाफ डिफेमेशन लॉसूट फाइल किया। बताया जा रहा है कि ट्रायल नेक्स्ट वीक तक जारी रहेगा। और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.